हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का पेपर कल एनालिसिस किए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको देखिए। आज हम लोग शिफ्ट 2 का जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको एनालिसिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन स्वयं से हल करने का प्रयास करें, फिर मुझे फॉलो करें। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4 और 5 के अनुपात में दिया गया है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिया गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन जब देता है तो आपके माइंड में एक बात हमेशा याद रहना चाहिए कि जब भी लाभ या हानि का क्वेश्चन हो तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कॉस्ट प्राइस, यानी उसके बाद सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया गया है 4 और 5। देखिए, कोई भी चीज 4 रुपया का है और उसको 5 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी एक का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर होगा? तो 4 पर। हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात किया जाता है। तो ये 4 होगा और इंटू में कितना हो जाएगा? 100। यहाँ से 4 से कितने बार में कट जाएगा? 25 बार में, यानी क्या हो जाएगा? 25% आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? प्रॉफिट होगा, क्योंकि 4 से 5 की ओर बढ़ा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो आपको स्लाइड पर भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को स्वयं बनाने का प्रयास करिए। फिलहाल मैं इसको रफ करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 2 बोल रहा है ना कि एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी है, जो इसे क्रमशः 5 घंटा और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 30 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भर देने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अगर टाइम एंड वर्क का पढ़े होंगे तो उसी पर हम लोग इसको बना लेंगे। क्वेश्चन में दिए गया है ना कि ए जो है वो 5 घंटा समय लेता है, बी जो है वो 6 घंटा समय लेता है, और ये भरने के लिए बोला है तो हम हमेशा प्लस से इंडिकेट करेंगे। और खाली करने की बात बोलेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे? नेगेटिव लिख देंगे, यानी खाली करने की बात बोल रहा है। 5, 6 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। 5 से जब 30 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 6 से 5 में 6 से अगर 30 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 30 में 30 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। यानी आपका आंसर के रूप में क्या हो जाएगा? देखिए, 6 जो है ना ये पॉजिटिव को दर्शाएगा, 5 भी पॉजिटिव को दर्शाएगा और 1 नेगेटिव को दर्शाएगा। यानी 6 और 5 11, 11 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 10 कट जाएगा, यानी 3 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आप एक बार पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, 6% की वार्षिक दर में 25,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए, सीआई का क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे 6% जो दिए गए हैं वो दर दिए गए हैं, यानी रेट दिए गए हैं। 25,000 आपका प्रिंसिपल दे दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन बोला 2 वर्षीय समय भी दे दिए गए हैं, यानी आपसे सीआई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए, रेट दिए गए हैं 6%, प्रिंसिपल दिए गए हैं 25,000 और टाइम का वैल्यू दे दिए गए हैं। तो इस केस में सीआई का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, पी इंटू क्या? प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन में 100 पर पावर 2 हो जाएगा -1। बस सीआई निकालना है। इस फॉर्मूला को हम लोग अभी यूज करेंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे। प्रिंसिपल का वैल्यू दिए गया है 25,000
और देखिए 100 और आर की जगह पर 6 रखिएगा तो 100 और 6 कितना होगा 106 हो जाएगा। तो यहाँ पे 106 लिख दीजिएगा और बटन में क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आप इसको हल कर लीजिएगा तो 25,000 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको काट सकते हैं तो 5 और 3 एक 5 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं 53 का स्क्वायर और बट्टा 50 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 25,000 और देखिए ये 53 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। ये आपको ऐसे कुछ हो जाएगा। बस इसको सिंपल वे में हल कर लेना है। कैसे हल करना है जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका 25,000 है और इनटू में देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी क्या हो जाएगा 53 प्लस 50 और गुणे 53 माइनस 50 और बट्टा में क्या होगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 25 से 25 बार में 25 से एक बार में कटेगा यानी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 10 और गुणे 53 और 50 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा और गुना 53 में से 50 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा 3 0 का 0 हो जाएगा और 3 इकाई का 3 और 1 0 यहाँ आके बैठ जाएगा। यानी CI अक्सर पूछा है और CI का वैल्यू क्या होने जा रहा है तो 3090 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को आप स्वयं पहले हल करिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या का HCF निकालना है। ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है सर तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है तो ये आपका 4 होता है। बस इसी का मुझे क्या निकालना है HCF निकालना है। तो इसका HCF क्या होने जा रहा है तो ये आपका HCF हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह सिंपल वे में भाग तरीका से भी आप बना सकते हैं। बड़ा वाला में छोटा से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा ये कट जाएगा। और हम HCF किसको कहेंगे जिससे हम भाग दिए अगर वो पूर्ण रूप से काट देता है तो वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। ये भाग तरीका हो गया। वैसे ये सब छोटी छोटी बातें हैं आप इसको अच्छे से याद रखे होंगे कैसे HCF निकाला जाता है। 2 को गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 लिखा जा सकता है। 4 को गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है 2 गुणे 2। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है तो 2 है यानी HCF आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है ना कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और यह एक व्यंजन दिया गया है 0.63 डिवाइडेड बाई 1.26 गुना में दिया गया है 4 प्लस 5 गुना 3। ये कुछ व्यंजन दिए गए हैं इसको मुझे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और आंसर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बस इसको हल करते हैं ध्यान से देखिएगा। इसको लिखा जा सकता है 0.63 और बट्टा में क्या हो जाएगा 1.26 और गुना क्या होगा 4 और प्लस में हो जाएगा 5 गुना 3। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है यानी दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। 63 का पारा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे ना तो 126 आ जाएगा यानी ये कट जाएगा। फिर ये 2 से कितने बार में कट जाएगा ये 4 2 बार में कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा 2 को ये सब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा प्लस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और 2 और 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 यानी 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए पर ही दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें।
देखिए क्वेश्चन बोला है ना कि निम्नलिखित में से कौन संख्या युग्म सह अभाज्य है। युग्म सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, यानी को प्राइम का मतलब क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो संख्या दिया होगा, एक संख्या को हम लोग a मान लेते हैं और एक संख्या को हम लोग b मान लेते हैं। अगर ये दोनों संख्या का HCF 1 आ जाता है ना, तब हम लोग क्या कहेंगे, इसको को प्राइम नंबर कहेंगे। तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन से बनाएंगे, देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में HCF 1 आता है। अगर 1 आता है तो हम उसको बताएंगे कि यह को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या है। और पहला आपको ऑप्शन दिया गया है 39 और 65। 39 और 65 को मुझे बताना है कि क्या यह सह अभाज्य संख्या है, और तभी हम बता सकते हैं जब इसका HCF 1 हो। कितना है सर, तो ये आपका है 39 और 65। 39 और 65, देखिए 39 को लिखा जा सकता है 3 गुने 13 और इसको लिखा जा सकता है 5 गुने 13। यानी इस दोनों में क्या कॉमन टर्म है, तो ये आपका 13 है। ये इसका HCF क्या होने जा रहा है, 13 होने जा रहा है। यानी यह सअभाज्य संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन आपको ऑप्शन नहीं है। दूसरा दिया गया है 14 और 21। 14 और 21 इसको लिखा जा सकता है गुणनखंड के रूप में 2 गुने 7। इसको लिखा जा सकता है 3 गुने 7। इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF आपका 7 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। जब HCF 1 होगा तो वही वो आपको बोल सकते हैं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6 और 35। 6 दिया गया है और 35 दिया गया है। इसको लिखा जा सकता है 2 गुने 3। इसको लिखा जा सकता है 5 गुने 7। क्या इसका HCF 1 है क्या, तो एक बच्चे बोल रहे हैं 1 होगा। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें ना ही देखिए 2 तो इसमें है पर इसमें नहीं है, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 5 है पर इसमें नहीं है, 7 है पर इसमें नहीं है। कॉमन फैक्टर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इसको हम 1 से गुना कर सकते हैं क्या, क्या इसको हम 1 से गुना कर सकते हैं क्या। तो अब मुझे कॉमन एक टर्म दिखाई दे रहा है 1। तो यही क्या हो जाएगा, HCF 1 होगा। वैसे आप समझिएगा कि जो भी आपके गुणनखंड की है, अगर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी डिजिट या नंबर, तो हम लोग क्या समझेंगे, एक समझेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इतना 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 यानी 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा। इतना यानी 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35 ही होगा। इसलिए अगर कॉमन टर्म नहीं दिखाई दे तो हमेशा आप क्या समझिएगा, एक समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी पर आपको जो दिया गया है यानी 6 और 35 आपका राइट आंसर होगा। यही आपका को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। चलिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए होंगे और एक बार क्वेश्चन को आप स्वयं हल करें। पेन पेपर जरूर लेकर बैठे। मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो पेन पेपर जरूर लेकर बैठे। क्वेश्चन दिए गए है ना कि √2 माइनस √3 एक डॉट डॉट होगा। √2 माइनस √3 क्या होगा सर, ये क्वेश्चन वालों ने बोला। और ऑप्शन में बोला है क्या, ये अपरिमेय संख्या है क्या, प्राकृत संख्या है क्या, परिमेय संख्या है क्या, पूर्ण संख्या है क्या। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिए गया अपरिमेय, इसको फिलहाल अभी हम अपरिमेय के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या का दो परिभाषा आपको हम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। यानी जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा था ना परिमेय वाला, उसमें हम आपको यही बताए थे कि अगर कोई भी नंबर हो या डिजिट हो, उसको अगर p/q के रूप में लिख रहे हैं या कोई भी आपके वर्गमूल के रूप में दिया रहे, तो उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात होना चाहिए। तो वही आपका क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसका तो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलने नहीं जा रहा है, 1.41 समथिंग समथिंग आएगा।
इसका आएगा 1.73 समथिंग समथिंग आएगा। तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, परिमेय नहीं कहलाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिमेय वाला नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं, तो यही जो ब्रैकेट संख्या है होता है ना, उसमें पहले आपको जीरो लगा देना रहता है। यानी ब्रैकेट संख्या के पहले अगर जीरो लगा देते हैं तो वही क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, तो ये क्या होगा सर, तो ये आपका अपरिमेय होगा, जो कि पहले ही आपको ऑप्शन में दिया गया है। अगर वर्गमूल के रूप में रहता है तो उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलना चाहिए, तभी परिमेय बताएंगे। अगर नहीं निकलता है पूर्ण रूप से वर्गमूल तो वो अपरिमेय होगा, जो ये आपका अपरिमेय होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको क्या बोलना है, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आप पढ़ लिए होंगे और आप आशा करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आप कर भी लिए होंगे। दिए गया है x+3 का होल क्यूब के विस्तार में, यानी अगर x+3 को हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो वह एक्सपेंड में x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक कितना होगा। x+3 का होल क्यूब, इसको हम लोग इस नजर से देखेंगे, यानी a+b के होल क्यूब वाले नजर से देखेंगे। a+b का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। e की जगह पर मुझे x दिखाई दे रहा है, b की जगह पर 3 दिखाई दे रहा है, यानी a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a² b। तो 3a की जगह पर x², b की जगह पर हो जाएगा 3 यानी 3 हो जाएगा। 3 और a मतलब 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, और b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का क्यूब यानी 3 का क्यूब। यहाँ से आप बोल सकते हैं x का क्यूब प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, और x² प्लस ये 3 3 का 9, 9 3 का 27 हो जाएगा x, और प्लस क्या हुआ 3 3 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है ना कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी x का गुणांक क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता ना कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे यह भी बोल सकता है कि x³ का गुणांक क्या होगा, या यहाँ पे ऐसे बोल सकता है कि अचर पद क्या होगा, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकता है। तो देखिए ये जो दिए गए हैं ना, ये आपको त्रिघात बहुपद के रूप में दिए गए हैं, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax⁴ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ वेयर a b c और d ये जो होता है ना, ये एनी रियल नंबर होता है। क्या होता है, कोई भी आपको रियल नंबर होगा, यानी वास्तविक संख्या होगा। और ये जो x के टर्म में जो दिखाई दे रहा है ना, ये बहुपद किस में है, तो x में है, और ये x को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल टर्म। क्या बोलेंगे, वेरिएबल टर्म यानी चर वाला पद बोलेंगे। तो अब यहाँ से मुझे निकालना है, क्या निकालना है, तो गुणांक के बारे में बोला है। तो देखिए x³ का गुणांक जो होता है ना, वो a होता है, x² का गुणांक क्या होता है, b होता है, और x का गुणांक क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्वेश्चन में बोला था ना कि x का गुणांक क्या होगा, तो सर x का गुणांक आपका 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 होगा। यही क्वेश्चन बोलता है कि x² का गुणांक क्या होगा, तो 9 हो जाता है, और बोलता है कि x³ का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं, तो एक छुपे रहता है यानी 1 हो जाता है। इसका राइट आंसर 27 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी पर ही दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा, उसको एक बार रीड करिए और पढ़िए। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन कर लिए होंगे। आपके लिए देखिए इस जो हम लोग का ये चैनल है द एजुकेशन एकेडमी, इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। जैसे आपको मैथ के लिए अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो आपका प्रैक्टिस चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद आपको जीके जीएस का पर्सन भी आपको लगातार चलते रहेगा। रीजनिंग का भी कुछ दिन के बाद आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, और करेंट अफेयर्स जो है ना, वो आपको विनोद सर जो है वो आपको जो अभी लेटेस्ट जो एसपीडी का अभी मार्च तक का जो अपडेटेड बुक है उसका एमसीक्यू बहुत जल्दी कराया जाएगा। ठीक है, ये बुक है आपका एसपीडी का, और ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है। जो 800 जो लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया रहता है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो अभी फिलहाल आप बीपीएससी एग्जाम दीजिएगा
या ग्रुप डी और या एनटीपीसी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। अगर मैच नहीं भी करेगा ना तो अगर ढंग से उसको पढ़े हैं तो क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो बहुत जल्द ही आपको विनोद सर जो कि इस बुक को लेकर आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिए गए हैं ना कि घनमूल ऑफ 40 का परिमिकारी गुणनखंड रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म जोड़ा है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जोड़ा है। अगर सिंपल वे में कह देता ना कि इतना का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण करिए तो मेरा आंसर ये हो जाता। क्यों ये होता, तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि रूट ए जो होता है ना इसको लिखा जाता है ए पर पावर 1/2। ठीक है, क्यों, चूंकि यहाँ पे 2 छुपे रहता है तो ये जो 2 होता है ना इसके जो रूट के अंदर रहता है ना उसके पावर पर 1/, हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे घनमूल ऑफ ए रहता ना तो यहाँ क्या हो जाएगा ए के पावर 1/3 हो जाता है। वैसे ही आप इसको क्या लिख सकते थे, तो लिख सकते थे 40 के पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। पर ये देखिए सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, मुझे परिमिकारी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप इसको हल करेंगे तभी आंसर को प्राप्त करेंगे। अन्यथा जो एग्जामिनर होता जो सेट क्वेश्चन सेटर वाला रहता है ना वो स्टूडेंट के कमजोर पॉइंट को जानता है। देखिए तुरंत आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको हल नहीं करिएगा और डायरेक्ट इसको लगाइएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको पहले आपको हल करना है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अलग बोला है, इसलिए इसको हल करना। देखिए यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 40 को अगर गुणनखंड करिएगा तो क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 पर पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 2 2 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 पर पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 होगा। ये जो 1/3 है ना ये दोनों के लिए होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 1/3, यहाँ पे गुने 5 पर पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 और गुने 5 के पावर 1/3 हो जाएगा। इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो दिए गए हैं ना ये टर्म को मुझे एक नेचुरल नंबर को बनाना है, तो तभी नेचुरल नंबर होगा जब ये पूर्ण रूप से हट जाएगा। तो इसको हटाने के लिए यानी इस टर्म में आप क्या चीज से गुना कर सकते हैं, तो आप ये क्या कर सकते हैं 5 के पावर 2/3 से गुना करिएगा ना तो ये कुछ नेचुरल नंबर बन जाएगा जो परिमिकारी होगा यानी परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। ये देखिए अभी फिलहाल ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि फिर से इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, तो ये तो परिमेय होगा ही नहीं क्योंकि पूर्ण रूप से ना ही वर्गमूल ना ही घनमूल नहीं निकल रहा है, तो ये परिमेय नहीं होगा। इसलिए मुझे परिमिकारी बनाने के लिए ये टर्म में गुना करना पड़ेगा 5 के पावर 2/3। सर ये 5 के पावर 2/3 क्यों गुना कर रहे हैं, हम इसलिए गुना कर रहे हैं ताकि ये टर्म हट जाए, और ये टर्म तभी हटेगा जब इससे गुना करिएगा। कैसे, तो देखिए 2 और गुने 5 के पावर 1/3 और गुने 5 के पावर 2/3। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ए के पावर m गुने ए के पावर n। अगर आधार आधार समान रहे तो घात को जोड़ देते हैं, यहाँ आधार आधार समान है, घात को जब जोड़िएगा तो क्या होगा 1/3 प्लस 2/3 1 हो जाएगा, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा 1। अब आप जानते हैं कि 5 के पावर 1 रहता है तो 5 ही होता है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 2 गुने 5 होगा। और ये आपका नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा, एकदम हबड़ाने। देखिए कलम भी जब मैथ आप बनाइए तो कलम हमेशा आपको स्लो चलना चाहिए। फास्ट आपको कलम चलेगा बस गलत होगा ही होगा। इसलिए माइंड को तेज और कलम को स्लो से आप मैथ हल करिएगा तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सबसे पहले आप स्वयं से हल करने का प्रयास करिए। देखिए हम भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिए गए है ना कि 2 बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे गए हैं। नग यानी आप समझते होंगे रिंग रखे हैं, छोटी पैक में पैक किया जाता है, सॉरी नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक साथ आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम, यहाँ क्वेश्चन बोला है अधिकतम,
कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्सों में ए और बी पूरी तरह से भर जाए। देखिए क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा और ऐसे क्वेश्चन में एक टर्म को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्या बोला है, अधिकतम या न्यूनतम। अधिकतम बोलेगा तो HCF निकाल देना है, न्यूनतम बोलेगा तो LCM निकालना है। तो अधिकतम बोला है तो ये किसका किसका अधिकतम बोला, देखिए 85 और 65, 85 और 65 इसका मुझे HCF निकालना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। 85 को लिख सकते हैं 5 गुने 17 और इसको लिख सकते हैं 5 गुने 13। देखिए 17 × 5 = 85 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। देखिए सॉरी यहाँ पे 65 दिया है या 68 दिया है, एक बार फिर से मुझे देखना है। सॉरी 68 दिया है तो इसको 68 हम ऐसे लिखेंगे और 68 को आप गुणनखंड करिएगा तो 68 को गुणनखंड करिएगा तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 3 और यहाँ 4। उसके बाद क्या होगा, 2 से यहाँ 17 होगा, यानी 4 गुने 17 लिखा जा सकता है। HCF क्या होगा, यानी दोनों जो टर्म दिए गए हैं ये दोनों टर्म का गुणनखंड किए हैं तो दोनों गुणनखंड में मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो सर मुझे कॉमन 17 दिखाई दे रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा, बी पर ही दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ना कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रयमूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 20% की छूट पर क्या करता है, देता है। फिर आपसे क्वेश्चन बोला उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं ना, ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनाना है तो हम आपको बताते हैं हमेशा कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात होता है और कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100 होता है। तो क्रयमूल्य जो होता है ना, क्रयमूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा ना, इसको हम लोग 100 बोल देंगे। और ये कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर अपने आप को हम लोग क्रयमूल्य 100 मानते हैं। इस पर कितना प्रतिशत अधिक, तो 40% अधिक अंकित किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा, यह 140 हो जाएगा। अब आपसे और क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए इसको हल करना है। तो 20% छूट पर वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हो जाएगा 140/100 और 20% छूट यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। यानी कि 1 0 से 1 0 और ये 1 0 से 1 0। 12 8 का कितना होता है, 14 8 का होता है 112 होता है। अब आपसे क्वेश्चन बोला है ना कि प्रॉफिट या लॉस निकालना है, यही ना निकालना है। तो प्रॉफिट या लॉस जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 112 में बेचा जा रहा है और सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला यही ना है कि 20% छूट देता है, उसे प्राप्त होने वाले लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी वस्तु को अपने आप में 100 होता है, इसको 100 की चीज 112 में बेचा जा रहा है, यानी कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो देखिए 12 का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। अगर 100 रुपया की कोई वस्तु है उसको 112 में बेचते हैं तो मुझे 12 रुपया लाभ होगा, यानी यही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है कमेंट आप करेंगे और लेक्चर कैसा लगता है आप ये कमेंट कर जरूर करेंगे। इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आप पढ़ लिए होंगे और आशा करते हैं हल भी किए होंगे। हम भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिए गए है ना कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। फिर आगे क्वेश्चन बोला कि वृत्त का व्यास और समबाहु त्रिभुज की भुजा, वृत्त का
व्यास बराबर जो है ना वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अगर हम वृत्त का व्यास को x मानते हैं तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को भी मुझे x मानना पड़ेगा। व्यास को हम लोग डिनोटेट करेंगे d से, क्या बोलते हैं d, डायमीटर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि वृत्त का व्यास d x दिया है तो यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो r बराबर जो होता है ना वो d/2 होता है, तो d की जगह पर x/2, ये आपका वृत्त के लिए हो जाएगा। हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्यों, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप इसको हल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई और आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x/2 और इसका स्क्वायर यानी x² और बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हम लोग क्या बोले हैं, x यानी x²। बस वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी इसका रेशियो निकालना है। चलिए इसको रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। √3/4 और इंटू x²। यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई/√3 हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में पाई/√3 भी दिया गया होगा, इसका राइट आंसर पाई/√3 होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, हम इसको रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो दिए गया है ना, वो दिए गया है आपका ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़कर चले जाता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। एक कितने दिन में कर रहा है सर, तो 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन। बी जो कर रहा है ना वो आपका 24 दिन में कर रहा है, और दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो 10 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो नहीं आता है तो इसको आप कर लीजिए एलसीएम। 2 से कट जाएगा 10, ठीक है, 5 दूना का 10, 6 दूना का 12, यानी 120 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने का बहुत सारा इजी तरीका होता है, ये आपका तरीका हम क्या सीखा, इससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है ना। माइंड को हमेशा शार्प करके ही मैथ बनाया करिए। अगर हम 20 से 120 में भाग देंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 24 से 120 में हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये काम छोड़कर चल जाता है, लेकिन ये दोनों मिलकर जो कार्य कर रहा है ना वो 10 दिनों तक कार्य कर रहा है, और एक काम छोड़ के चल जा रहा है, तो बी का शेष काम निकालना है। तो हम सपोज लेट यानी मान लेते हैं कि बी का कार्य कितना, एक मान लेते हैं, दोनों साथ मिलकर यानी 6 और 5 11 कितना दिन तक कर रहा है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 दिन तक कर रहा है। उसके बाद शेष काम बी को करना है, तो बी के लिए हम लोग क्या बोले हैं, x, और गुणे क्या होगा, यहाँ बी के लिए जो हो जाएगा ना वो 5 होगा, और टोटल कार्य कितना है, 120 है सर। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, यानी बी का शेष कार्य निकल जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, शेष कार्य निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 110 प्लस यहाँ से 5x हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। चलिए ये 5x को यहाँ लिख देते हैं, और बराबर 120 माइनस 110, यहाँ से क्या होगा, 5x = 10 हो जाएगा, यानी x = कितना हो जाएगा, 2, यानी जो b का शेष कार्य है ना वो आपका 2 दिन का है। इस क्वेश्चन को और तरीके से हल किया जा सकता है, इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए ए और बी दोनों मिलकर जो कार्य कर रहा है ना वो 10 दिनों तक, आप इसको 1/20 लिख सकते हैं, और प्लस 1/24, यानी इसको आप हल करिएगा तो क्या होगा, 10 और 120 एलसीएम हो जाएगा, यानी यहाँ 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या होगा, 11/20 हो जाएगा। शेष कार्य यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, तो शेष कार्य क्या होगा, 1 - 1 बट्टा 11 बट्टा क्या होगा, 20 हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे 20 नहीं है, 12 है, 1/12 बनेगा, ये शेष कार्य है। लेकिन हमको बी का शेष कार्य निकालना है, तो बी का शेष कार्य क्या हो जाएगा, 1/12 और गुणने कितना हो जाएगा, तो सर गुणने आपका हो जाएगा 24, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से 12 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आप क्वेश्चन ऐसे भी हल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार इसको हल करिए। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ लिए होंगे और क्वेश्चन को कर लिए होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार हम भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है ना, तो व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, जब भी अधिक या कम की बात बोले ना, तो हमेशा अंतर को आपको समझना है। एक तो 5% लाभ और 5% हानि की बात बोला है, और उसके बाद जो बोला है ना कि 5% का अधिक प्राप्त होता है, या इसका मतलब यही है ना कि मान लेते हैं कोई वस्तु X है, इसको बेचने पर 5% का लाभ होता है, यानी 105% हो जाएगा। और इसी वस्तु को हम बेचते हैं तो 5% का मुझे लॉस हो रहा है, यानी 100 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 95%। और इसका अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार आपको 5 अधिक दिया है, यानी इसका अंतर यही होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए x अपने आप में 100 होता है, यानी क्रय मूल्य इसको समझिएगा। x गुने 105 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस x गुने 95/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम 100 ले लेंगे, तो क्या होगा 105x माइनस 95x इज इक्वल टू क्या होगा, 5। 105x में से 95x घटाएंगे तो क्या होगा, 10x हो जाएगा, और इसके नीचे एक छुपे रहता है। एक से जब इसमें यानी 10x में गुना करिएगा तो 10x ही होगा, और 100 को 5 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 5 गुने 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 को 10 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 50, यानी 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को आप रीड करिए और देखिए आपको आपसे बन रहा है कि नहीं। हमको आशा है कि आप लोग से जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ये जो शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन दिया था मैथ का, कोई दर्द ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, एक बार हम भी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ना कि यदि 24 और 144 का HCF 10p + 4 दिए गए हैं, तो p का मान ज्ञात करना है। 24 और 144 का HCF 10p + 4 दिया गया है, तो क्वेश्चन वालों ने बोला कि सर p का मान ज्ञात करिए। 24 और 144 का HCF होता कितना है, सबसे पहले तो ये मुद्दा बनता है। तो 24 और 144 का जो HCF होता है ना, वो 24 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 24 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 6, लिख सकते हैं ना, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 का 24। 144 को लिख सकते हैं 12 गुने 12, और 12 को भी लिख सकते हैं, देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 144 के लिए लिखा जा सकता है। अब इसमें कॉमन टर्म क्या है, 2 है, 2 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी जो कॉमन टर्म होगा वही आपका क्या हो जाता है, HCF। यानी 2 को 2 से गुना करेगा 4, 4 दूना का 8, 8 3 का 24, यानी HCF जो होगा ना वो 24 होगा। और ये जो इज इक्वल टू में दिया गया है 10p + में 4 दिया गया है, यहाँ से p का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे आप मुझे p का वैल्यू हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि p का मान कितना होगा। आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा, कितना आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या आंसर A B C या D जो भी आपको आंसर दिया होगा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद इसका ऑप्शन या इसका आंसर मुझे बताना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर हम लोग
अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको पढ़ना है पहले, फिलहाल हम रफ कर रहे हैं, पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बोला ना कि पहली 12 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स माध्य ज्ञात करने का दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला आपका होता है माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ओके फ्रेंड्स, ये आपका अगर वर्ग अंतराल के रूप में दिए रहे तो माध्य निकालेंगे इससे। लेकिन अगर ठीक है, माध्य निकालने का और एक फार्मूला ये होता है, सभी चर मान का योग बट्टा कुल चर मान की संख्या, यानी कुल चर मान की संख्या। ये फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में चर मान की चर्चा करें। देखिए चर मान क्या होता है, तो ऐसे 2 3 x 5 6 ऐसे डॉट डॉट का मान 6 दिया गया है या 10 दिया है या 20 दिया है, दे दिया रहेगा, तब x का वैल्यू निकालना रहेगा, तब हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे। और देखिए इसका यूज कब करेंगे, जैसे देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे डॉट डॉट, ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहता है, तो ये फार्मूला को यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको यूज करेंगे, क्यों, जो क्वेश्चन वालों ने बोला है कि पहली 12 अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से करते हैं। जो एक और स्वयं से करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और पहली से यानी आपको स्टार्टिंग से 12 अभाज्य संख्या का मान निकालना है। तो देखिए पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सब चरमान के रूप में होगा। तो देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर में चरमान का योग बटा कुल चरमान की संख्या, तो यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 29 प्लस यहाँ पे 31 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 37। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बट्टा में क्या हो जाएगा 12, जो आपका चर मान है वो 12 है। बस इसको आप क्या करना है, हल कर देना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 7 और 1 8, 17 20 29 36 39 40 47 52 52 के बाद 55 57 57 के क्या होगा 7, कैरी हो जाएगा 5, 3 6 8 10 11 12 13 14 और 5 19, यानी हो जाएगा ये आपका 19 और बट्टा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना आंसर आपको नहीं दिया होगा, आप इसको भाग करना पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि हमेशा अंश में हर से भाग देते हैं, यानी अंश दिए गया है 197 और 12 से हमको भाग देना है। देखिए 12 इकाई का 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर ये 7 उतरेगा, 12 25 60 × 6 72, ये 6 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए दशमलव उतारिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ दशमलव उतारिएगा तो 12 इकाई का 12 कट जाएगा। अब इतना ही रहने दीजिए, यानी इसको लिखा जा सकता है कितना सर, तो इसको लिखा जा सकता है 16.41। ये आपको देखिए आंसर दिया गया है कि नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर आपको पहला दिया गया है 20.45, ऑप्शन बी में दिया गया है 16.41। 41 नहीं 42 दिया है, फिर भी आपको नियर अबाउट में समझना है कि 16.42 ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दशमलव के बाद जो 1-2 अंक का डिफरेंट होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमको जो भी डिजिट है एकदम करेक्ट ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 16.41 को ना समझ के 42 समझिएगा। इसको रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला ना, क्या बोला है, क्वेश्चन बोला
क्वेश्चन बोला है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 दिया है। क्वेश्चन बोला है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 दिया है, और क्वेश्चन वालों ने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन बोला है। एक बार इस क्वेश्चन को आप हल करिए। फिलहाल हम थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए मुझे इंक भरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और थोड़ी थोड़ी अगर त्रुटि हो तो आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि अब हम लोग बुढ़ प्रणीय हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग का एज हो गया है। सो गलती तो थोड़ा मोड़ा होते रहती है, इसलिए आप ज़्यादा दिल पर नहीं लेंगे। क्वेश्चन आप पहले हल करिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये जो टर्म है ना कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी का वैल्यू मुझे निकालना है। तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। तो देखिए इसका इस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 6 का स्क्वायर। यानी देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab और प्लस बराबर हो जाएगा 6 1 का 36 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस, देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 2 और इक्वल टू क्या होगा 36। यहाँ से देखिए x² प्लस 1/x², इसी का मान निकालना है। ये दो बेचारा को उधर लेके चले जाइए, यानी क्या हो जाएगा 36 और -2। इसको बोल सकते हैं कितना सर, तो इसको बोल सकते हैं 34। और x² प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। कैसे आया, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने से मुझे ये प्राप्त हो गया। क्यूब निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग और क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये अलजेब्रा में कुछ कुछ बातें हैं जो हम आपको अगर अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा में सब पहले फार्मूला को लिखवाएंगे, फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ अच्छा अच्छा कंसेप्ट को हम लोग फार्मूला से ही तैयार करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन बहुत इजी वे में 2 या 3 लाइन में बनेगा क्वेश्चन। फिलहाल अभी आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ना कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसतन आयु दिया गया है। सर दिया गया है 23। 20 वर्ष पहले, देखिए 20 वर्ष पहले पति और पत्नी की जो आयु है ना वो कितना है, तो 23 है। यानी क्या हो जाएगा सर, तो 2 गुणे 23 हो जाएगा। 2 पर्सन है पति और पत्नी, इसलिए 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 46। 20 वर्ष पहले के लिए ये है। अगर हम बोले ना कि 20 वर्ष यानी वर्तमान, क्या वर्तमान में पति और पत्नी की आयु, तो वर्तमान में पति और पत्नी की आयु कितना होगा। फिलहाल आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हम हैं और एक मान लीजिए आप में से कोई लड़के हैं। अगर हम 20 वर्ष पहले, मेरा उम्र मान लीजिए 35 वर्ष है, 20 वर्ष पहले यानी अगर हम बोले 20 वर्ष पहले तो हम में 20 वर्ष घटेगा। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप में भी 20 वर्ष घटेगा। क्यों, क्योंकि हम 20 वर्ष हमने घट रहा है, तो आपका ऐसा थोड़ा ना कि वही रहेगा। अगर 20 वर्ष पहले मेरा होगा तो आपका 20 वर्ष पहले होगा। अगर मेरा 20 वर्ष ज्यादा यानी हम 20 वर्ष ज्यादा होंगे तो आपका तो समय रुका नहीं रहेगा, आपका भी 20 वर्ष ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा 46 और प्लस 20 वर्ष इसके लिए और 20 वर्ष पत्नी के लिए। यानी यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 86। ये आपका वर्तमान पति और पत्नी की आयु है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। अब उसके परिवार में पति, पत्नी और पुत्र
यानी एक और पर्सन शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है? तो इसके अलावा इसका एक पुत्र भी शामिल हो जाता है, यानी पति पत्नी तथा पुत्र का औसतम आयु, ये आयु बोलिए ये कितना होगा? देखिए 3% है, तो 3 और कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो सर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 34 दिया गया है, 34। यहाँ से आप इसको हल करिए, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 102 वर्ष ये आपका तीनों के लिए औसतम आयु है। अब क्वेश्चन में आप बोला ना कि पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की औसतम आयु क्या होगा? तो देखिए पति और पत्नी की औसतम आयु ही है, यानी 2% का है, और यहाँ जो 102 है ना वो तीनों का है, पत्नी का भी है, पति का भी है, पत्नी की भी है और पुत्र का भी है। अगर पति और पत्नी को हम इसमें से घटा देते हैं तो क्या मेरा पुत्र का नहीं आ जाएगा क्या? तो मुझे पुत्र का उम्र ज्ञात करना है, तो क्या होगा? 102 माइनस में कितना हो जाएगा? 86, यानी क्या हो जाएगा? ये 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1, यानी पुत्र का आयु कितना होगा? 16 वर्ष होगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा डी पर। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन इजी था। देखिए ये सब लिखने का रीजन है मुझे आपको समझाना, अन्यथा हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं, बस न्यूमेरल वैल्यू मुझे लिखना रहता है। और आप भी जब क्वेश्चन को बनाइए तो ये सब लिखना नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक हो या एडवांस हो या आपका नंबर सिस्टम हो, ये सब बातें आपको लिखना नहीं रहता है। एग्जाम में डायरेक्ट आप क्वेश्चन को हल करेंगे, पर सोच समझ के हल करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को स्वयं पहले हल करिए। इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ना कि tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को आप हल करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्या समझना है सर? तो ये आप बचपन में पढ़े होंगे, बचपन यानी 10th क्लास में पढ़े होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए थीटा थीटा बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ए हो बी हो थीटा थीटा हो, तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये आप जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम आपको बोले कि अगर a प्लस बी बराबर 90 हो और कुछ यानी tan a इंटू tan b, कुछ ऐसा कंडीशन दिया हो ना कि दोनों कोण का योगफल 90 दिया हो, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए tan a इंटू tan b है ना, तो इस b के लिए हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे b होगा और ये 90 और a इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा a, यानी b के जगह पर लिखा जा सकता है 90 और माइनस a। ये क्या हो जाएगा? tan a और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, थीटा की जगह पर ये है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, यानी tan a इंटू tan b बराबर 1 कब होगा? जब दोनों कोण का योग 90 हो, यानी कोण a कोण b का योगफल 90 हो। तो अब यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री दोनों जब कोण को हम जोड़ेंगे ना तो 90 आएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। tan 25 और tan 65 दोनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और ये बच गया tan 45, tan 45 का मान आपका 1 होता है, यानी 1 गुने 1 गुने 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे ये भी अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा सर? कोट a इंटू कोट b बराबर भी 1 कब होगा? जब दोनों कोण का योग 90 हो, तब होगा। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, जो कि आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन को आप एक बार स्वयं से हल करिए। देखिए फ्रेंड्स, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ को आप अगर कोई लेक्चर देख रहे हैं तो हम आपको बार बार यही कहेंगे कि आप पेन पेपर लेकर ही लेक्चर देखें, अन्यथा कोई भी मैथ का लेक्चर देख रहे हैं
पेन पेपर नहीं लिए हैं, कोई मतलब नहीं बनता है लेक्चर का, आप भूल ही जाइएगा थोड़ी देर, कल परसों तरसों तक भूल ही जाइएगा। बट पेन चलाइएगा ना तो आपके माइंड को, अगर क्वेश्चन फिर आपको टेक्स्ट बुक में आता है या कहीं भी आता है तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको हल किए रहेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है ना, क्या बोला है सर? क्वेश्चन नेक्स्ट बोला कि रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू √3 प्लस √2 डॉट डॉट है, इसका मान निकालना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको हम बोल सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा 3 माइनस 2, इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, जिसको हल करिएगा तो सर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कोई दर्द नहीं था। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6। क्वेश्चन दिया गया है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6। तब क्वेश्चन में बोला ना कि थीटा का मान क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ऐसा यानी क्या, साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, और साइन जब दिया रहेगा ना और इक्वल टू, तो यहाँ पे इसके साथ रिलेशन कॉस का बनता है। क्यों? क्योंकि साइन कॉस इंटरचेंजिंग होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे टेन दिया रहता ना तो यहाँ पे क्या दिया रहता, कॉट दिया रहता। यहाँ पे सेक दिया रहता तो यहाँ पे कॉसेक दिया रहता, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से याद रखिएगा। अगर ये बात आप अच्छे से याद रखते हैं तो करना क्या है, एक बात आपको याद रखना है कि ऐसा रहे तो ये दोनों कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि साइन ए बराबर कॉस बी, क्या सर, कॉस बी कब होगा, जब a प्लस बी यानी दोनों कोण का योगफल 90 होगा, तभी ये साइन a बराबर साइन b हो सकता है। और a और b की जगह पर कुछ भी यानी यहाँ पे 3 थीटा दिया गया है, यहाँ पे थीटा माइनस 6 दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे कुछ भी जा सकता है थीटा की जगह पर। कब? जब देखिए साइन a बराबर साइन b तभी लिख सकते हैं जब दोनों कोण का योगफल 90 हो। ये बात आपको याद रखना है। नहीं याद रखिएगा तो एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। देखिए इक्वल टू है ना तो साइन ए, और ये देखिए कॉस है तो कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 और माइनस ए, 90 और माइनस ए, यानी यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू साइन ए। देखिए ये क्या बराबर हुआ, बैलेंस किया क्या, हाँ किया, इसलिए इसको लिखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग हल करते हैं। दोनों कोण का योगफल 90, यानी क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 90। यहाँ से देखिए 3 थीटा और 1 थीटा 4 थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा 90 और प्लस में हो जाएगा 6, यानी 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 96 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 दूना का 8, 1 जाके 16 बन जाएगा, 4 चौका 16, यानी थीटा का मान पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को इसी को और अलग तरीके से अगर समझना चाहते हैं, आपको तो ये बात याद रखना ही पड़ेगा कि साइन जो होता है ना वो कॉस में बदलता है। क्या साइन कॉस में बदलता है? ये कॉस में क्यों बदलता है, तो एक दिन हम आपको त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला सिद्ध करके बताएंगे। कोई भी ऐसा त्रिकोणमिति, देखिए आप लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो सूत्र का जाल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी त्रिकोणमिति है ना, उस फार्मूला को आप देखेंगे क्यों हुआ तो आपको उसी समय याद हो जाएगा, और क्यों का रीजन है कि उसको सिद्ध करना। तो इतना तो आप सिद्ध करिएगा नहीं, कुछ कुछ बातें आपको याद रखना है, लेकिन मेरा कर्तव्य यह है कि आपको अच्छा से बताना। तो हम आपको एक दिन पूरे त्रिकोणमिति के फार्मूला को सिद्ध करके बताएंगे, और उसी दिन आपको पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। फिलहाल इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस, इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसको लिख देते हैं साइन 90 और माइनस थीटा की जगह पर लिख देते हैं ऐसा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर इतना लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये कटता नहीं है, हट जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 90 और माइनस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 थीटा 1 थीटा 3 थीटा इधर है, और ये माइनस 1 थीटा इधर है, क्या होगा प्लस 1 थीटा, यानी क्या हो जाएगा 4 थीटा, 90 और 6 96, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से भी वही बात है,
आपको याद रखना है, कैसे आया ये सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को स्वयं पहले पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन हल हो रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला है ना कि 14, फिर 14, 15, 17, 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 22, 23, 17, शायद ऐसे ही दिया गया है, देख लेते हैं। सॉरी, 22 के बाद यहाँ पे दिए गए हैं 13। क्या को टर्म दिए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये दिए गए हैं और इसका मुझे क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का दो फार्मूला होता है, एक आपको वर्ग अंतराल के लिए फार्मूला होता है और दूसरा एक आपको जो चर मान दिया है उसके लिए फार्मूला होता है। और चर मान में भी दो गो फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। ये आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको हम यहाँ से बताने वाले हैं, ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। जब भी आपको चर मान के रूप में दिया रहे और माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले इस चर मान को या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजा लीजिए। तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले 13 आएगा, उसके बाद 14, उसके बाद 14, उसके बाद आ जाएगा 15, 16, 17, 17, 17, उसके बाद 22। ये आ गया। सबसे पहले काम यही होगा कि आप या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। फिर आप देखिए कि चर मान की कितनी संख्या है, जिसको हम लोग n बोलेंगे। n को नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 है। अगर यह विषम है तो विषम के लिए अलग फार्मूला होगा, अगर सम होगा तो सम के लिए भी हम अभी बताने वाले हैं। फिलहाल विषम है तो विषम के लिए जो माध्यिका होता है ना, जो विषम के लिए माध्यिका होता है वो क्या होता है? n+1/2 पद है, यही आपका माध्यिका होता है। तो n के जगह पर क्या हो जाएगा? 9 और 1 10, यानी 5 वे पद। पांचवा पद क्या है सर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 16 आपका माध्यिका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। अगर n के जगह पर सम हो जाए, क्या हो जाए? n के जगह पर सम हो जाए तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। n/2 पद और n/2 + 1 पद, इसका मुझे क्या निकालना रहेगा? माध्य निकालना रहेगा। और इस माध्य निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं चर मान में कि ऊपर जो चर मान रहता है ना वो सबको जोड़ देते हैं और हर, यानी हर में जो होता है ना वही चर मान कितना है उसकी संख्या को लिख देते हैं। तो n/2 पद और n/2 + 1 पद का माध्य ही क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। जब ये आपको इवन नंबर हो और ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर के लिए ये कंसेप्ट, ठीक है ना। वर्ग अंतराल के लिए भी अलग फार्मूला होता है, वो सब उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल के लिए फार्मूला होता है L + कैपिटल N/2 -12f बटा छोटा f गुना I। ये माध्यिका का फार्मूला जब वर्ग अंतराल हो तब ये फार्मूला को यूज करेंगे। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार हल करिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला है ना कि पहले 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है। कितने टर्म दिए गए हैं? 10 दिए गए हैं और सम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए 10 प्राकृत सम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए अगर n के जगह यहाँ पे 10 के जगह n रहे तो इसके लिए फार्मूला होता है n × n+1। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। 10 के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? 10 और इंटू 10 + 1 तो 11, यानी क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 110। मुझे इसका माध्य निकालना है। क्या होगा? 110 और बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है कितने नंबर है उसी की संख्या को लिखेंगे। तो कितने नंबर था? तो सर 10 नंबर था, तो ये क्या होगा? 10। यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यानी क्या हो जाएगा? ये आपका 11 राइट आंसर हो जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि n प्रकृत सम संख्या का योगफल क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन। हमेशा योगफल पहले ऊपर लिखा जाता है और नीचे में क्या लिखा जाता है, जो भी आपका चर मान दिया रहता है ऊपर में आपका योग के रूप में लिखते हैं और वही चर मान की संख्या नीचे में लिखते हैं। ये बात आपको याद रखना है। मान निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए कुछ वैसे ही फंडा को हम अपनाते हैं। इसको रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है ना कि अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि होता है। वृद्धि को हम लोग प्लस से डिनोटेट करेंगे, 25% वृद्धि होता है। और मई में इसमें 20% की कमी होता है। चलिए 20% की कमी यानी नेगेटिव से डिनोट करेंगे। फिर क्वेश्चन बोला ना कि अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान कितना प्रतिशत क्या करेगा, लाभ करेगा यानी लाभ होगा। तो फॉर्मूला ये आप जानते होंगे कि a प्लस बी प्लस ए बी और बाई क्या हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ऐसे ही बना सकते हैं कि 4 से बढ़कर 5 हो गया, 5 से बढ़कर 5 से घटकर 4 हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्या होगा 20 होगा और ये 20 होगा। इसमें डिफरेंट तो किसी का है नहीं, यानी क्या हो जाएगा ये आपका जीरो हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। कैसे, ये ए की जगह पर 25 हो जाएगा और बी की जगह पर -20 हो जाएगा। -25 गुने क्या हो जाएगा 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। 25 चौका 100 होगा, 5 से 4 बार में कटेगा यानी क्या होगा ये 25 और -20 और माइनस क्या होगा 5 होगा यानी क्या होगा 25 - 25। ये जीरो होगा। जीरो यानी ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस की आपको जरूरत है अभी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। हम लोग कल एनटीपीसी शिफ्ट 1 के लिए जो डेट 20 जनवरी 2021 में पूछा था, 1 के लिए तो डिस्कस कर लिए हैं। नहीं देखे हैं तो उसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। आज हम लोग शिफ्ट 2 के लिए एनालिसिस कर रहे हैं मैथ का। क्वेश्चन अगला बोला ना 27/25 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट के शांत हो सकता है। क्या हो सकता है, दशमलव प्रसार डॉट डॉट के बाद शांत हो सकता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। और ऑप्शन दिया गया है 2 दशमलव अंक के बाद, 3 दशमलव अंक के बाद, 1 दशमलव अंक के बाद, 3 से अधिक। देखिए शांत की बात बोला है तो शांत का परिभाषा होता है कि अगर भिन्न के रूप में दिया रहे, वह भिन्न अगर कटने वाला हो तो कटा देंगे, अगर नहीं कटने वाला हो तो हर का एलसीएम करेंगे। हर के एलसीएम में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 5 दोनों आए तो वो शांत होता है। ओके फ्रेंड्स, या दूसरी तरीका क्या हो जाता है कि अगर अंश से हर में भाग देते हैं और भाग देने के बाद दशमलव के बाद भी अगर कट जाता है ना तो शांत होगा। दशमलव के बाद अगर नहीं कटता है तो वो रेकरिंग आने लगेगा। रेकरिंग यानी बार बार 2 या 3 4 5 हमेशा आते रहेगा। रेकरिंग आने का मतलब क्या हो जाएगा, वो बार बार आते रहेगा तो वो आपका अशांत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बोला है ना कि कितने अंक के बाद वह शांत होगा। तो अंश में हर से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ दशमलव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 तो यहाँ पे 0। उसके बाद 25 8 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा यानी ये कट जाएगा और ये इसको लिखा जा सकता है 1.08। यानी दशमलव के कितने अंक पर शांत हो रहा है, तो 2 अंक के बाद क्या हो रहा है, ये शांत हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद शांत होगा। ऑप्शन पहला में ही आपको दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आप स्वयं से पहले करिए, इसको रफ कर दें। देखिए क्वेश्चन दिए गए है ना, एक अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या 35 मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करना है। एक अर्धवृत्त दिया गया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या जो दिया गया है ना वो 35 दिया गया है, 35 मीटर। तो इस अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करना है। अर्ध
अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करना है सर। ओके, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर कॉमन करिएगा तो यह क्या होगा? पाई प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? आर की जगह पर 35 लिख सकते हैं, पाई की जगह पर 22/7 लिखा जाता है, और 2 की जगह पर 2 लिख दीजिएगा। बस इसको हल करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 35 हो जाएगा, 7 एलसीएम तो क्या हो जाएगा? 22 और प्लस में हो जाएगा 14। 7 का 35 हो जाएगा, यानी क्या होगा? 5 गुने ये 14 और 22 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 5 को 36 से गुना करिएगा तो 5 छक्के का 30 कैरी 3, 5 3 का 15 और 3 18, यानी क्या हो जाएगा? 180 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ये अर्धवृत्त का परिधि 180 मीटर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिखाई, ऑप्शन डी में ही दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन पहले हल करिए, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन बोला है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल है 3 + √5 दिया गया है।